हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और हिंदी साहित्य के निःशुल्क बैच के अंदर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और भक्ति काल हमारा चल रहा है। और हमने 26वीं क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 25 क्लासें हो चुकी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं सभी के, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं हम? भक्ति काल। और भक्ति काल के अंदर हम ज्ञानाश्रय शाखा चल रही है और छठी क्लास इसकी हमारी चल रही है। और वैसे हिंदी साहित्य के बैच की 26वीं क्लास है ये मेरे प्यारे साथियों। अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, उम्मीद रखता हूं मैं आप सभी से, और अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, बार बार सिलेक्शन की ओर बढ़ना है तो, ठीक है। देखो बढ़ते हैं, इससे पहले हमने पढ़ लिया था काफी सारा। आज हम देखने वाले हैं संत सुंदरदास के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों? संत सुंदरदास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। देखो बात करें हम संत सुंदरदास की, किसकी? संत सुंदरदास की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है 1596 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1596 ईस्वी में। वैसे तो मेरे प्यारे साथियों सभी संतों के या फिर सभी के जन्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर आजकल के जो पैटर्न में जो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सभी संतों के जन्म के क्रम को जमाइए, तो वहां पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसलिए हमें थोड़ा तो पता होना ही चाहिए कुछ संतों का, ताकि हम अच्छे से ऑप्शन के अंदर आंसर बिठा सके हमारा, ठीक है। संत सुंदरदास के जन्म की अगर बात करें तो 1596 ईस्वी का समय है। और दौसा राजस्थान की अगर बात करें, यहां पे इनका जन्म से संबंध है। कहां से संबंधित है? दौसा राजस्थान से संबंधित है। इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति जो है खंडेलवाल बनिया है। क्या है प्यारे साथियों? खंडेलवाल बनिया है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1689 ईस्वी के समय हुई थी। और इनके पिता का नाम जो है परमानंद खंडेलवाल है। क्या नाम है? परमानंद खंडेलवाल इनके पिता का नाम है। और सुंदरदास के जो गुरु थे वो कौन थे प्यारे साथियों? वो संत दादू दयाल थे। सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। सुनिएगा बात को, फिर समझिएगा। अगर इनके जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो क्या आएगा? दौसा राजस्थान आएगा। क्या आएगा बताओ? दौसा राजस्थान इनके जन्म स्थान से संबंधित आ जाएगा। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो सुनिएगा बात को कि संत कवियों में सबसे शिक्षित एवं शास्त्रीय पक्ष में मर्मज्ञ सुंदरदास थे। अगर संत कवियों में सबसे शिक्षित की अगर बात करें प्यारे साथियों, शास्त्रीय मर्मज्ञ अगर बात करें, संत कवियों में सबसे शिक्षित और शास्त्रीय पक्ष के मर्मज्ञ संत कौन थे? तो सुंदरदास थे, ठीक है। चलो, और इनके 42 ग्रंथ रचित किए गए हैं। इनके द्वारा कितने ग्रंथ रचित किए गए हैं? 42 ग्रंथ इनके द्वारा रचित किए गए हैं। तो सुनिएगा, और इनके जो 2 ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके 42 ग्रंथ रचित किए गए हैं सुंदरदास जी के। पर अत्यंत प्रसिद्ध जो रचना है ना सुंदरदास की जो अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, किसकी? सुंदरदास की प्यारे दोस्तों। जिसके पास ज्ञान होता है वो ऑलरेडी सुंदर होता है, और सुंदर तो फिर सुंदर विलास, ये याद रही जाएगा, ठीक है ना। तो ज्ञान समुद्र किसकी? सुंदरदास की। और सुंदर विलास पूछे तो सुंदर से क्या बता दोगे? सुंदरदास, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इनकी रचनाओं का एक संकलन जो है, इनकी रचनाओं का एक संकलन प्यारे साथियों पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम में से भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाओं का जो एक संकलन है वो पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली किसकी है? ये पुरोहित हरि नारायण शर्मा की है। और हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली में नाम से भी किया गया है क्या? इनकी रचनाओं का संकलन। और सुंदर ग्रंथावली इसके 2 भाग हैं। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो आगे की तरफ बात करें सुंदरदास के बारे में, अगर आगे हम बात करें प्यारे साथियों तो सुनिएगा। सुंदरदास का जो विशेष स्नेह था ना वो किसके साथ था? रज्जब से सुंदरदास का विशेष स्नेह हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली, ये श्रृंगार रस की रचनाओं के प्रबल विरोधी थे। कौन? सुंदरदास। क्वेश्चन आ रहा है कि संत सुंदरदास के संबंध में असत्य कथन बताओ, तो वहां पे लाइनें याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये श्रृंगार रस की रचनाओं के क्या थे? प्रबल विरोधी थे। इस चीज का ध्यान रखना। कौन थे प्यारे दोस्तों? बताओ। सुंदरदास जी थे। श्रृंगार रस की रचनाओं के प्रबल विरोधी थे मेरे प्यारे साथियों। सुनिएगा, इसी कारण केशव की रसिक प्रिया, क्या? इसी के कारण, किसके कारण प्यारे साथियों? श्रृंगार रस की रचनाओं के प्रबल विरोधी थे सुंदरदास। इसी के कारण अगर बात करें तो केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी, केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी
सुंदर कबीराई की सुंदर श्रृंगार की निंदा एवं आलोचना की थी। किसने? इन्होंने। ये श्रृंगार रस की रचनाओं के प्रबल विरोधी थे। इसी के कारण इन्होंने केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी, सुंदर कबीराई की सुंदर श्रृंगार की निंदा एवं आलोचना की थी। अब हम डीप बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे रचना भी तो याद हो रही है ना आपकी। केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी, सुंदर कबीराई की सुंदर श्रृंगार। ध्यान रखना है, सुंदर श्रृंगार किसकी है? सुंदर कबीराई की है। और नंददास की क्या है बताओ? रस की मंजरियां हैं नंददास के पास। और केशव के रसिक प्रिया, केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी, सुंदर कबीराई की सुंदर श्रृंगार की निंदा एवं आलोचना की है। फिर आगे बात करते हैं, इन्होंने 1625 ईस्वी में, कब प्यारे साथियों? 1625 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर सीकरी जो शेखावटी में है, जहां एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना किसने करी प्यारे साथियों? सुंदरदास ने 12 वर्ष तक गुफा में योग साधना करी है 1625 के समय फतेहपुर सीकर की तरफ शेखावटी में। सुनिएगा, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, सुंदरदास के विषय में शुक्ल जी का एक कथन आता है। सुंदरदास जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये जो कथन है, ये क्या कहते हैं? देखो, निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए। आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि निर्गुण पंक्तियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और काव्य कला की रीति से अच्छी तरह परिचित थे, और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने प्यारे साथियों सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कविद और सवैये रचे हैं। ये कथन किसने कहा? शुक्ल जी का यह कथन है, सुंदरदास जी के विषय के बारे में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। देखो, सुंदरदास जी के बारे में हमने सब कुछ देखा। अब सुंदरदास जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की हम बात कर लेते हैं। किस तरह से क्वेश्चन बनेगा? कोई भी पंक्ति आ जाएगी और पूछा जाएगा कि निम्न जो पंक्ति किससे संबंधित है। ठीक है ना? देखो आगे सुनिएगा, सुंदरदास की काव्य पंक्तियों में, केवल काव्य पंक्तियों में एक नजर देनी है, बस पढ़ के रखना है कि हाँ हमने पढ़ रखा है, जब भी सामने आए तो हमें पहचान में आ जाना चाहिए। ठीक है, सुनो अब आगे। संत सुंदरदास श्रृंगार रस से कट्टर विरोधी थे। पहली बात तो संत जो सुंदरदास थे प्यारे दोस्तों, पंक्तियां तो हम आगे चलाएंगे, पर यह बात समझो कि संत सुंदरदास श्रृंगार रस के क्या थे? कट्टर विरोधी थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है। कौन से रस के कट्टर विरोधी हैं? श्रृंगार रस के। वे लिखते हैं, अब देखो, संत सुंदरदास, ये हमने इससे पहले भी डिटेल देख लिया है इसके बारे में, अब हम दोहे के इसके रूप में देखने वाले हैं। संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे और ये लिखते हैं प्यारे साथियों क्या? देखो, रसिक प्रिया की रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार रही जानी। श्रृंगार पढ़ा तभी आपने, सुंदर श्रृंगार। ठीक है, देखो, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार रही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। ठीक है ना? रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार रही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। निम्नांकित में से पंक्तियां किससे संबंधित है? सुंदरदास जी से संबंधित हैं। फिर देखो, सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों में रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं जो निम्न है। ये तो थी किसके बारे में? जो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे उसके बारे में। अब सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की, बहुत सारे प्रदेशों की रीतियां और वहां की नीतियों के बारे में अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही है, उनके बारे में हमें देखना है। और ये भी देखना है कौन सी उक्ति किस प्रदेश से संबंधित है, ये लाइन भी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलो देखो आगे सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से, सुनो। देखो, अब ये जो व्यंग्यपूर्ण पंक्तियां हैं आपसे पूछ ली जाएगी कि आबहु चित अतीत सो होत विलार और चाटत हांडी। ठीक है, देखो, आबहु चित, कुछ ऐसा पॉइंट रख लीजिए किसी पंक्ति का ताकि हमें डायरेक्ट दिमाग में याद आ जाए कि हाँ ये पंक्तियां किससे है। आबहु चित अतीत सो होत विलार और चाटत हांडी कौन से, कहां से संबंधित है? गुजरात पर की गई व्यंग्यपूर्ण पंक्तियां है ये। ठीक है, ध्यान रखना किस पे कही है ये? गुजरात के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति के अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही है, तो ये उक्ति कहां से संबंधित है? गुजरात पर है। फिर देखो, ब्रज न नीरन उत्तम नीर सुदेशन में गत देश मारू, याद रखना मारवाड़ पर है ये। ठीक है ना?
गंधत प्याज, क्या प्यारे दोस्तों, गंधत प्याज, तो समझ जाना कि दक्षिण की बात कह रहा है। गंधत प्याज विगारत नाज न आवत लाज करे सब मच्छर, कहां की बात है ये, दक्षिण पर व्यंग किया गया है, किसका है, सुंदरदास का। ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरु सुदर चौराई वर्ण के मच्छ बधारत, ये बात कहां की है, पूर्व से संबंधित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरु सुदर चौराई वर्ण के मच्छ बधारत, ये संबंधित कहां से है, पूर्व से संबंधित है। इस तरह से भी आ सकता है कि सुंदरदास की व्यंगपूर्ण उक्ति आब उचित अतीत सो होत विलार और चाटत हांडी का संबंध किधर से है, गुजरात पर किया गया है। ये चीजें अच्छे से याद रखें, आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखो आगे बात करते हैं इन पंक्तियों के बारे में। बस एक दो काम अच्छे से कर लेना, एक तो नोट्स अच्छे से बना लेना, दूसरा काम ये कर लेना कि उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर लेना, तीसरे काम आपका पेपर में हो जाएगा अच्छे से अगर बार बार रिवाइज करोगे तो, ठीक है ना। देखो, हे यह अति गंभीर उठती, यह बहुत ही अच्छे से आपका पेपर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अच्छे से इन क्लासों को अच्छे से रिवाइज करते हो, अच्छे से लिखते हो, हर चीज को नियमितता से करते हो, और अपने दिमाग में ये मत रखना कि हमने तो यूट्यूब से पढ़ा है, ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है तब ये नहीं देखता है कहां से आया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से अपने कंटेंट बढ़िया कर लेना है, और आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यही क्लासेस सबके सामने हैं, पर रिवाइज करना हर कोई की बस की बात नहीं, ये अपने अपने ऊपर होता है, ठीक है ना। जो तैयारी करता है वही इस बात को जानता है, ठीक है ना। क्लास यूट्यूब पे होना पॉसिबल हो सकती है, पर बार बार रिवाइज करना वो आपके ऊपर है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो याद कर लोगे, बहुत जीत में रहोगे, वैकेंसी आने से पहले सारे कार्य कर लोगे तो आप, ठीक है ना। यह है अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य में है, ठीक है। यह है अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य में है, ये सुंदरदास की पंक्तियां हैं। बोलिए बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ध्यान रखना इस बात को, पंक्तियां किससे, सुंदरदास जी से। बोलिए तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। फिर देखो ये भी अच्छी पंक्ति है, पति ही सु प्रेम होए, पति सु ही प्रेम होए, पति सु ही नेम होए, पति से ही नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, ये क्षेम है ना, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रत है। ये पंक्तियां भी सुंदरदास की, ध्यान रखना दोनों पंक्तियां अच्छी लग रही है ना। बोलिए तो तब जब बोलवे के बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही चुप होए रही है, पति ही सु प्रेम होई, पति ही सु नेम होई, ये पंक्तियां सुंदरदास की हैं। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्व पुनि अहंकार है, ये भी सुंदरदास से संबंधित पंक्तियां हैं। मैंने बोला ना कि हम चाहते तो पंक्तियों को एक साथ बाद में पढ़ लेते, नहीं पर प्यारे साथियों साथ साथ अगर निपटेगी तो याद अच्छे से रहेगी कि हाँ ये सुंदरदास जी की पंक्तियां हैं, और हमें वजन भी कम लगेगा इस चीजों को पढ़ने का, ठीक है। अगले आते हैं मलुकदास। कौन आते हैं प्यारे साथियों, अगले हैं मलुकदास। देखो मलुकदास का जो समय माना जाता है ना, वो कब से कब तक माना जाता है, 1574 से लेके 1682 तक का समय माना जाता है मलुकदास का, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, कबीरदास दे देंगे, संत दादू दयाल दे देंगे, सुंदरदास दे देंगे, इनके क्रम जमाने रहेंगे जन्म के अनुसार, वो सारी बातें हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कर लेंगे। मलुकदास की बात करें 1574 से लेके 1682 का क्या आता है, समय आता है। जन्म की बात करें 1574 ईस्वी है, मृत्यु 1682 है। इनका जन्म ग्राम कड़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है प्यारे साथियों। कहां पे हुआ है, ग्राम कड़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिता की बात करें, अगर इनके पिता की हम बात करें तो सुंदरदास खत्री हैं इनके पिता। कौन है प्यारे साथियों, सुंदरदास खत्री इनके पिता का नाम है, और इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है प्यारे साथियों। क्या है इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। और ऐसी जानकारी इनके ग्रंथ आता है एक रचनाति सुख सागर, जिसके अंदर मिलती है कि इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। मलुकदास का जो उदय है, मलुकदास, अब ये जो समय है किसका है प्यारे दोस्तों, हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, तो मतलब मलुकदास का उदय अकबर के समय हुआ था, और उनका महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में हुआ था। मतलब मलुकदास का जो उदय है ना वो अकबर के समय हुआ था, और इनका जो महाप्रस्थान है वो औरंगजेब के समय हुआ था, ठीक है, याद रखना।
फिर आगे बात करें हम कि मलुकदास की जो गद्दियां हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये देखना है हमें कि मलुकदास की जो गद्दियां हैं वो कहाँ कहाँ हैं। कड़ा में है, जयपुर में है, गुजरात में है, मुल्तान में है, पटना में है, नेपाल में है और काबुल तक स्थापित हैं मलुकदास की गद्दियां। ठीक है, मलुकदास ने सुख सागर में, किसमें प्यारे साथियों, सुख सागर में, मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। जो मलुकदास हैं इन्होंने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में क्या किया है, स्मरण किया है। कुछ लोग इन्हें कील का शिष्य और कील का शिष्य मानते हैं और विठल का शिष्य भी मानते हैं। वैसे इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है, ठीक है ना, पर मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। कुछ लोग इन्हें कील का शिष्य और बात करें हम कुछ विठल का शिष्य इनको मानते हैं। फिर आगे देखते हैं, देखो इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें साथियों तो इंपॉर्टेंट है सुख सागर, ध्यान रखना। सुख सागर मलुकदास की एक तो कौन सी याद रखोगे आप, सुख सागर याद रखना, एक ज्ञान परोछी याद रखना। ठीक है, दो तो अच्छे से आपको याद रखनी है। सुख सागर ज्ञान परोछी किसकी है बताओ, मलुकदास की है। ठीक है, एक तो है सुख सागर, एक है ज्ञान बोध, एक है ज्ञान परोछी जो अवधी भाषा से संबंधित हैं, एक स्फुट पद हैं। फिर देखो एक रचना है भक्ति विवेक और भक्ति से भक्त वच्छावली है और एक ब से ब्रज लीला है, एक ब से बाहर खड़ी है। ठीक है, देखो एक तो सुख सागर है, एक ज्ञान बोध है, एक ज्ञान परोछी है और एक स्फुट पद है, भक्ति विवेक है, भक्त वच्छावली है, ब्रज लीला है, बारह खड़ी है और रतन खान है और रामोता लीला है, ध्रुव चरित्र है और विभव विभूति है। ये सब रचनाएं जो हैं मलुकदास की हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, सुख सागर, ज्ञान बोध, ज्ञान परोछी, स्फुट पद, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली, ब्रज लीला, बारह खड़ी। ठीक है, रतन खान, रामता लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, ये सारी रचनाएं किसकी है बताओ, मलुकदास की हैं। अच्छे से सुख सागर ज्ञान परोछी याद रखनी है। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिनमें संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों को भी जोड़ दिया गया है। ज्ञान बोध इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है ना, क्या है, महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान बोध इनकी। फिर देखो मलुकदास की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां आती है, क्या आती है, मलुकदास की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, जिनमें से याद रखना मोस्ट भी है कुछ। ठीक है, देखो ये याद रखना, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है, मलुकदास आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। किसके, आलसियों के, ये भी हम बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। मलुकदास आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं और इन्होंने लिखा है, किन्होंने, मलुकदास जी ने, कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न कोई काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ये पंक्तियां किससे संबंधित हैं, मलुकदास संत से संबंधित है। ठीक है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम और यहाँ पे खाली स्थान आ जाए कही गए सबके दाता राम, तो ध्यान रखना मलुका मतलब मलुकदास। ठीक है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। मलुकदास आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं और इसीलिए इन्होंने ये ऐसा लिखा है कि अजगर कोई चाकरी नहीं कर सकता, पंछी काम नहीं कर सकता, दास मलुकदास कहे गए कि सबके दाता राम है। ठीक है, फिर देखो आगे बात करें, एक ये पंक्तियां हैं, अब तो अजपा है ना, अब तो अजपा जपू मन मेरे, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व है ना, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे। फिर देखो अगली, देखिएगा अगली पंक्ति की अगर हम बात करें तो अगली पंक्ति कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, देखो कोई भी पंक्ति आपके सामने आ जाएगी और कहेंगे कि बताइए पंक्ति किससे संबंधित है। नाम हमारा खाक है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकई से पैदा किए और गति काफिल गंदे। ठीक है, देखो नाम हमारा खाक है, हम काकी बंदे, काकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे।
चलो आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ, देखिएगा। अब आते हैं संत हरिदास की बात करें। किसकी बात करें? संत हरिदास की हम बात करने वाले हैं। हम हरिदास निरंजनी, है ना, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास जी। किसके प्रवर्तक हैं? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बताओ, हरिदास निरंजनी। जन्म इनका 1455 ईस्वी में, निवास इनका डीडवाना नागौर में है और इनकी जो मुख्य पीठ है वो भी यही है। मृत्यु की बात करें 1546 ईस्वी में हुई है, जन्म 1455 में और मृत्यु 1546 में हुई है। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीके में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी हैं, ठीक है। पहले ये दादू के शिष्य प्रागदास के शिष्य थे। मतलब पहले तो ये दादू के शिष्य प्रागदास के क्या थे? शिष्य थे हरिदास जी। किसके शिष्य थे? प्रागदास के। मतलब पहले तो ये दादू के शिष्य प्रागदास के शिष्य थे, फिर कबीर पंथ की तरफ गए ये। फिर कबीर पंथ, पहले तो दादू के शिष्य प्रागदास के शिष्य थे, फिर कबीर पंथ, फिर अंत में ये नाथ संप्रदाय की आकृष्ट हुए। किधर आकृष्ट हुए? नाथ संप्रदाय की तरफ, और अंत में इन्होंने अपना निराला पंथ भी चलाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है सुनिएगा। क्या है इसका तरीका याद करने का? बार बार मेहनत, बार बार रिवीजन, बार बार अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस, इन सब चीजों से ही सिलेक्शन की ओर बढ़ा जाता है। यही मूल मंत्र और यही शानदार ट्रिक है मेरे प्यारे साथी, इसको अपना लीजिए जीवन में, ठीक है। देखो, प्रमुख रचनाएं की बात करें तो अष्टपदी जोग ग्रंथ है एक, तो कौन सा है? अष्टपदी जोग ग्रंथ। एक है पूजा जोग ग्रंथ। देखो जोग आ रहा है ना, जहां पे जोग जोग जोग, ये ध्यान रखना। देखो जोग अधिकतर ग्रंथों में क्या आ रहा है? जोग आ रहा है, ठीक है। हरिदास जी के अधिकतर ग्रंथों में क्या आ रहा है? जोग आ रहा है। जोग आ रहा है तो फिर आपको जाग जाना है, उठ जाना है। देखो, अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, है ना। फिर देखो समाधि जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ। कौन सा है? निरपख मूल ग्रंथ। अष्टपदी जोग ग्रंथ है, पूजा जोग ग्रंथ है, संग्राम जोग ग्रंथ है और ब्रह्म स्तुति है, हंस प्रबोध ग्रंथ है, समाधि जोग ग्रंथ है, निरपख मूल ग्रंथ है। अष्टपदी जोग ग्रंथ है, पूजा जोग ग्रंथ है, संग्राम जोग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति है, हंस प्रबोध ग्रंथ है, समाधि जोग ग्रंथ है, निरपख मूल ग्रंथ है। प्यारे साथियों, हरिदास जी के निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है बार बार अधिकतर एग्जाम्स के अंदर। और निरंजनी संप्रदाय की बात करें हम मेरे प्यारे साथियों, तो देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी हैं और इनकी प्रमुख मठ डीडवाना नागौर के अंदर हैं। मारवाड़ में हरिदास नाम पर कई मठ और गद्दियां हैं। कहां पे? मारवाड़ में भी। और ये संप्रदाय नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी है। ध्यान रखना, कौन सा संप्रदाय है जो नाथ पंथ और संत मत की मध्यवर्ती कड़ी है? तो निरंजनी संप्रदाय है। उपदेश की बात करें कि इनके किस किस प्रकार के उपदेश मिलते हैं? ओंकार जप, सोहो जप, अजपा जप। ध्यान रखना, अजपा जप, निरंजन की उपासना, गगन मंडल, पंच पुरुष, सतगुरु की महिमा इत्यादि सब क्या है? ये निरंजनी संप्रदाय के उपदेश है प्यारे साथियों। ओंकार जप, सोहु जप, अजापा जप, अजपा जप, निरंजन की उपासना, गगन मंडल, पंच पुरुष, सतगुरु महिमा की इत्यादि। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अजपा जप का संबंध, किस उपदेश का संबंध किस संप्रदाय से है? निरंजनी संप्रदाय से है। फिर आगे बढ़े तो हरिदास निरंजनी की जो जानकारी के स्रोत मिलते हैं प्यारे दोस्तों सुनिएगा। देखो, हरिदास निरंजनी की जानकारी के जो निरंजनी संप्रदाय की हमारी जानकारी के जो मुख्य स्रोत मिलते हैं वो एक तो भक्तमाल से मिलते हैं, एक सुंदर ग्रंथावली से मिलते हैं जो पुरोहित हरि नारायण शर्मा की है, और एक हरिदास की परिचय से मिलते हैं जो हरि राम की है। ठीक है, एक तो भक्तमाल से मिलते हैं, एक सुंदर ग्रंथावली से मिलते हैं जो हरि नारायण शर्मा की है, और एक हरिदास परिचय से मिलते हैं जो हरिदास नहीं हरि राम की है प्यारे साथियों। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बढ़े तो निरंजनी संप्रदाय हमने पूरा पढ़ लिया है तो दोबारा पेज वही आ गया है। उसके बाद हम देखें तो इसकी एक पंक्ति आपको याद करनी है। कौन सी वो पंक्ति है? बस एक पंक्ति है इसकी काव्य पंक्ति। कौन सी है? देखो, गुणग्राही गोविंद गुण गावा। कौन सी है प्यारे साथियों? बताओ। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ठीक है, ये पंक्ति याद रखना, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ठीक है, इसके बाद हम कल से अगली क्लास में पढ़ेंगे संत
सिंघा के बारे में। यहाँ तक कि आपकी हुई क्लास प्यारे साथियों कैसी लगी क्लास, 3 बातें याद रखनी है, अच्छे से क्लास को पढ़ना है, दूसरी बात अच्छे से नोट्स बनाना है, फिर अपने अच्छे से नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज में समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो देख के ही रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। इन सब मजबूती के बाद अपने आप में बहुत ही बेहतरीन निखार आएगा जो आपको सिलेक्शन की तरफ तो ले जाएगा, पर एक अपने आप में बहुत आत्मविश्वास जगाएगा और आप हर सीढ़ी को बहुत ही आसानी से पार करते हुए जाओगे हिंदी वाले फील्ड के अंदर। ठीक है ना, धन्यवाद। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और इसी तरह से आगे जो भी एग्जाम दोगे वो सब आपका इन्हीं से बहुत आसान लगने लगेगा। बस इसके साथ साथ आपको अभ्यास, प्रैक्टिस, इन सब चीजों को ताजा रखने के लिए बार बार अभ्यास और रिवीजन की सख्त जरूरत होती है। यही एक बस मूल मंत्र होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना, धन्यवाद। कमेंट भी जरूर करें क्लास का।